नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्कूल एकेडमी के एनसीईआरटी सेक्शन में। दोस्तों, अभी तक हमने समाजशास्त्र को जानने के लिए जो ज़रूरी संकल्पनाएं होती हैं, कुछ शब्दावलियां होती हैं, उनके बारे में जाना और यह जाना कि यूरोप के सामाजिक इतिहास को, मतलब कि यूरोप का समाज किस प्रकार से विकसित हुआ है, उसे हमें क्यों जानना चाहिए, इसके बारे में पढ़ा। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, और यह टॉपिक है भारत में समाजशास्त्र का विकास। मतलब कि अब इस टॉपिक के तहत हम यह जानेंगे कि भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। और इसी में हमें यह भी पढ़ने को मिलेगा कि यूरोप की इस समाजशास्त्र के विकास में क्या भूमिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशवाद आधुनिक पूंजीवाद एवं औद्योगिकरण का आवश्यक हिस्सा था। उपनिवेशवाद आधुनिक पूंजीवाद एवं औद्योगिकरण का आवश्यक हिस्सा था। इसलिए पश्चिमी समाजशास्त्रियों का पूंजीवाद एवं आधुनिक समाज के अन्य पक्षों पर लिखित दस्तावेज भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों को समझने के लिए सर्वथा प्रासंगिक है। फिर भी जब हम शहरीकरण के संदर्भ में देखते हैं, उपनिवेशवाद में यह तथ्य निहित है कि आवश्यक नहीं है कि औद्योगिकरण का असर भारत में भी उतना ही था जितना पश्चिम में। कार्ल मार्क्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को लेकर की गई टिप्पणियों से असमानता उजागर होती है। उनका कहना है, भारत जो पिछले काफ़ी समय से विश्व की एक महान कपास उत्पादन कार्यशाला थी, अब इंग्लिश धागों और सूती सामान से भरा पड़ा था। इसके अपने उत्पादन को इंग्लैंड से बाहर निकालकर अथवा अत्यंत निर्मम शर्तों पर स्वीकार करके अंग्रेज उत्पादकों को उनके उत्पादनों पर केवल थोड़ा और नाम मात्र शुल्क लगाकर भारी मात्रा में यहाँ लाकर स्वदेशी वस्त्र उद्योग को बर्बाद कर दिया गया था, जो कभी यहाँ की शान हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में समाजशास्त्र को भारतीय समाज के बारे में पश्चिमी लेखकों द्वारा लिखित दस्तावेजों और विचारों से भी जूझना पड़ता था, जो हमेशा सही नहीं होते थे। ये विचार अंग्रेज औपनिवेशिक अधिकारियों और पश्चिमी विद्वानों दोनों द्वारा व्यक्त किए गए थे। उनमें से बहुतों के लिए भारतीय समाज पाश्चात्य समाज के एकदम विपरीत था। हम यहाँ केवल एक उदाहरण देते हैं कि एक भारतीय गांव को किस तरह से समझा गया और परिवर्तनीय रूप में चित्रित किया गया। समकालीन व विक्टोरिया कालीन विकास के विचारों से सहमति रखते हुए पाश्चात्य लेखकों ने भारतीय गांव को अवशेष के रूप में देखा, जिसे समाज की शैशवावस्था कहा गया। उन्होंने 19वीं शताब्दी के भारत में यूरोपियन समाजों का अतीत देखा था। औपनिवेशिक विरासत वाले देशों जैसे भारत में एक दूसरा साक्ष्य यह था कि यहाँ समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में प्रायः अंतर किया जाता था। एक स्तरीय पाश्चात्य पाठ्यपुस्तक में समाजशास्त्र की परिभाषा है मानव समूहों और समाजों का अध्ययन, जिसमें औद्योगिकृत विश्व के विश्लेषण पर पर्याप्त बल दिया गया है। सामाजिक मानव विज्ञान की एक स्तरीय पाश्चात्य परिभाषा इस प्रकार होगी: गैर पश्चिमी साधारण समाजों अर्थात दूसरी संस्कृतियों का अध्ययन। भारत में किस्सा सर्वथा अलग है। M.N. श्रीनिवास इसका खाका इस प्रकार खींचते हैं। उनका कहना है, भारत जैसे देश में इसके आकार और विभिन्नता के चलते क्षेत्रीय भाषाई धार्मिक पंथ संबंधी
सजाति मतलब जाति के साथ तथा ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच में असंख्य दूसरे हैं। ऐसी संस्कृति और समाज में जैसा कि भारत में है, दूसरे से आमना सामना वास्तव में आसपास या पड़ोस में ही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में इससे भी आगे सामाजिक मानव विज्ञान, जिसमें पहले आदिम लोगों के अध्ययन ने स्थान ले रखा था, धीरे धीरे बदलकर किसानों, सजाति समूहों, सामाजिक वर्गों, प्राचीन सभ्यताओं के विभिन्न पक्षों और विशेषताओं एवं आधुनिक औद्योगिक समाजों के अध्ययन पर आ गया था। भारत में समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है, जो कि बहुत सारे पाश्चात्य देशों में इन दोनों विषयों की एक विशेषता के रूप में मौजूद है। शायद भारत में पाई जाने वाली आधुनिक एवं ग्रामीण और महानगरीय और परंपरागत अति विभिन्नता ही इसकी वजह है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसके संबंध। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसके संबंध। समाजशास्त्री अध्ययन का विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। यह एक दुकानदार और ग्राहक के बीच, एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच, दो मित्रों के बीच अथवा परिवार के सदस्यों के बीच की अंतःक्रिया के विश्लेषण को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है। इसी प्रकार यह राष्ट्रीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी या जाति संघर्ष या राज्य की नीतियों या जनजातियों के वानिकी अधिकारों पर अधिकार के प्रभाव या ग्रामीण कर्जों को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है, अथवा वैश्विक सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे नए लचीले श्रम कानूनों का श्रमिक वर्ग पर प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का नौजवानों पर प्रभाव या विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन का देश की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव की जांच कर सकता है। इस प्रकार समाजशास्त्र विषय इससे परिभाषित नहीं होता कि वह क्या अध्ययन अर्थात परिवार या व्यापार संघ अथवा गांव का अध्ययन करता है, बल्कि इससे परिभाषित होता है कि वह एक चयनित क्षेत्र का अध्ययन कैसे करता है। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। चर्चा कीजिए कि इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र फैशन, कपड़ों, बाजारों और शहर की गलियों का अध्ययन कैसे करते हैं। दोस्तों इन चित्रों को आप देखिए और अपने आसपास आप खुद ऐसे प्रकार के समाज, मार्केट में हर तरह के लोग, दुकान, सब कुछ दिख जाते हैं। उनको भी रखकर आप विचार करिएगा कि इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र इन चीज़ों का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, और आप अपने आप में खुद में भी इन नज़रियों को विकसित करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों के समूह का एक हिस्सा है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों के समूह का एक हिस्सा है जिसमें मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान एवं इतिहास शामिल हैं। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में विभाजन एकदम सुस्पष्ट नहीं है और सभी में कुछ हद तक साझी रुचियां, संकल्पनाएं एवं पद्धतियां हैं। इसलिए यह समझा जाना जरूरी है कि कुछ विषयों में पृथकता कुछ हद तक स्वैच्छिक है और इसका कठोरता से पालन नहीं होना चाहिए। सामाजिक विज्ञानों को अलग अलग करना अंतरों को अतिरंजित करना और समानताओं पर आवरण चढ़ाने जैसा होगा। इससे भी बढ़कर नारी अधिकारवादी सिद्धांतों ने अंतःविषयक उपागम की अत्यधिक आवश्यकता को दिखाया है
उदाहरण के लिए एक राजनीतिक विज्ञानी या अर्थशास्त्री लिंगों की भूमिका और उनके राजनीति पर प्रभाव अथवा परिवार के समाजशास्त्र के बगैर अर्थव्यवस्था या लिंग पर आधारित श्रम विभाजन का अध्ययन कैसे करेगा। चलिए अब देखते हैं समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र का किस प्रकार से संबंध है। अर्थशास्त्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करता है। शास्त्रीय आर्थिक उपागम पूर्ण रूप से आर्थिक चरों के अंतर संबंधों का वर्णन करता है। कीमत, मांग एवं पूर्ति का संबंध, मुद्रा प्रवाह, आगत और निर्गत का अनुपात और इसी तरह अन्य। परंपरागत अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र आर्थिक क्रियाकलाप के संकुचित दायरे तक रहा है, मुख्यतः किसी एक समाज में अपर्याप्त वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण। वे अर्थशास्त्री जो राजनीतिक आर्थिक उपागम से प्रभावित हैं, आर्थिक क्रियाकलापों को स्वामित्व के रूप में उत्पादन के साधनों के साथ संबंधों के विस्तृत दायरे में समझने का प्रयास करते हैं। आर्थिक विश्लेषण में प्रभावी प्रकृति का उद्देश्य किसी तरह से आर्थिक व्यवहार के सुनिश्चित कानूनों का निर्माण करना था। समाजशास्त्री उपागम आर्थिक व्यवहार को सामाजिक मानकों, मूल्यों, व्यवहारों और हितों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता है। निगमित क्षेत्र के प्रबंधक इस बात को जानते हैं, विज्ञापन उद्योग में भारी निवेश का सीधा संबंध उपभोग के तरीकों और जीवन शैली को नया रूप देने की आवश्यकता से है। अर्थशास्त्र के अंदर की प्रवृत्तियां जैसे नारीवादी अर्थशास्त्री लिंग को समाज के केंद्रीय संगठनकारी सिद्धांत की तरह पेश कर इसके दायरे को बढ़ाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए वे यह देखेंगे कि किस प्रकार घर पर किया गया कार्य बाहर की उत्पादकता से जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र के परिभाषित विषय क्षेत्र ने इसको एक अत्यधिक केंद्रित और विचारशील विषय के रूप में सुविधाजनक तरीके से विकसित होने में मदद की है। समाजशास्त्री प्रायः अर्थशास्त्रियों से इस बात के लिए ईर्ष्या रखते हैं कि उनकी शब्दावली उचित होती है और उनकी माप एकदम सही होती है और उनके सैद्धांतिक कार्यों के परिणामों को व्यवहारिक सुझावों में परिणित करने की क्षमता से भी, जिसका जनहित नीतियों के लिए बड़ा अर्थ होता है। फिर भी अर्थशास्त्री की पूर्वानुमान लगाने की योग्यता को प्रायः व्यक्तिगत व्यवहार, सांस्कृतिक मानकों एवं संस्थात्मक प्रतिरोध की अनदेखी करने की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका अध्ययन समाजशास्त्री करते हैं। अभी हमने जो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बारे में जो कॉम्बिनेशन पढ़ा, यह लेख लिया गया है पियरे बोर्दियू, जिन्होंने 1998 में इसे लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने लिखा है कि वास्तविक आर्थिक विज्ञान अर्थव्यवस्था की प्रत्येक लागत पर ध्यान देगा, केवल निगमित निकायों से संबंधित लागतों पर ही नहीं, बल्कि अपराध, आत्महत्याओं और ऐसे ही अन्य लागतों पर भी। हमें खुशियों भरा ऐसा अर्थशास्त्र आगे लाना होगा जो सभी प्रकार के हितों का ध्यान रखेगा, व्यक्तिगत एवं सामूहिक, भौतिक एवं सांकेतिक क्रियाकलापों से संबंधित, जैसे सुरक्षा और साथ ही निष्क्रियता या अनिश्चित रोजगार से संबंधित भौतिक एवं प्रतीकात्मक लागत का भी। उदाहरण के लिए दवाओं का उपभोग, शमनकारी दवाओं के इस्तेमाल का विश्व रिकॉर्ड फ्रांस के नाम है। समानतः समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के विपरीत तकनीकी समाधान प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि यह एक प्रश्नकारी एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है।
यह आधारभूत मान्यताओं के बारे में प्रश्न पूछने में सहायता करता है और इस प्रकार न केवल निर्धारित लक्ष्यों के तकनीकी साधनों के प्रति बल्कि स्वयं उद्देश्य की सामाजिक अपेक्षाओं के प्रति भी चर्चा का अवसर प्रदान करता है। हाल ही में आर्थिक समाजशास्त्र में पुनरुत्थान की प्रवृत्ति देखने में आई है, जिसका कारण शायद समाजशास्त्र का विशालतर और आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। समाजशास्त्र किसी सामाजिक स्थिति की पहले से विद्यमान समझ को ज़्यादा स्पष्ट और पर्याप्त समझ प्रदान करता है। यह तथ्यों की जानकारी के स्तर पर अथवा किसी चीज़ के घटित होने के कारण को बेहतर तरीके से समझने के स्तर पर हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में सैद्धांतिक समझ के द्वारा। चलिए अब देखते हैं कि समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान का क्या संबंध है और ये दोनों कैसे सामाजिक परिवेश को समझते, पढ़ते और प्रभावित करते हैं। जैसा कि अर्थशास्त्र में है, वैसे ही समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच भी पद्धतियों और उपागमों की परस्पर अंतःक्रिया की बहुलता है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान मुख्यतः दो तत्वों पर केंद्रित था: राजनीतिक सिद्धांत और सरकारी प्रशासन। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान मुख्यतः दो तत्वों पर केंद्रित था: राजनीतिक सिद्धांत और सरकारी प्रशासन। दोनों में से किसी भी शाखा में राजनीतिक व्यवहार गहन रूप में शामिल नहीं है। सामान्यतः सैद्धांतिक भाग में प्लेटो से लेकर मार्क्स तक के सरकार संबंधी विचारों को केंद्र बिंदु बनाया गया, जबकि प्रशासनिक भाग का केंद्र बिंदु सरकार के वास्तविक संचालन की तुलना में इसका औपचारिक ढांचा रहा है। समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों के अध्ययन को समर्पित है, जबकि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान ने अपने को शक्ति के औपचारिक संगठन के साकार रूप में अध्ययन तक सीमित रखा। समाजशास्त्र सरकार सहित संस्थाओं के समुच्चय के बीच अंतः संबंधों पर बल देता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान सरकार में विद्यमान प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। हालांकि समाजशास्त्र की अनुसंधान में समान रुचि को लेकर राजनीतिक विज्ञान से लंबी साझेदारी है। मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्री ने ऐसा काम किया है जिसको राजनीतिक समाजशास्त्र का नाम दिया जा सकता है। राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक अध्ययन के रूप में बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ भारतीय चुनावों में भी मतदान के राजनीतिक प्रतिमानों का काफ़ी विशिष्ट अध्ययन देखने में आया है। राजनीतिक संगठनों की सदस्यता, संगठनों में निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक दलों के समर्थन के समाजशास्त्री कारण, राजनीतिक में जेंडर की भूमिका आदि का भी अध्ययन किया जाता है। क्रियाकलाप 8 पिछले आम चुनाव में किए गए अध्ययन के प्रकारों की जानकारी प्राप्त कीजिए। संभवतः आप उनमें राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों के लक्षण पाएंगे। चर्चा कीजिए कैसे विभिन्न विषय आपस में अंतः क्रिया करते हैं और परस्पर प्रभाव भी डालते हैं। चलिए अब देखते हैं समाजशास्त्र और इतिहास के बीच कैसा संबंध है और ये समाज को कैसे प्रभावित करते हैं और समाज को कैसे समझते हैं। इतिहासकार एक तरह से नियम के मुताबिक अतीत का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्री समकालीन समय या कुछ ही पहले के अतीत में ज़्यादा रुचि रखते हैं। इतिहासकार पहले वास्तविक घटनाओं के चित्रण में एवं चीज़ें वास्तव में कैसे घटित हुई इसे स्थापित करने में संतुष्ट होते थे, जबकि समाजशास्त्र में असामयिक संबंधों को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित था। इतिहास ठोस विवरणों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्री ठोस वास्तविकताओं से सार निकालकर उनका वर्गीकरण एवं सामान्यीकरण करता है।
आजकल इतिहासकार अपने विश्लेषण में समाजशास्त्री पद्धतियों एवं धारणाओं का उपयोग करने लगे हैं। परंपरागत इतिहास राजाओं और युद्धों के इतिहास के बारे में रहा है। इतिहासकारों द्वारा अपेक्षाकृत कम चकाचौंध के और कम रोमांचक घटनाओं जैसे जमीन के संबंधों में परिवर्तन या परिवार में लिंग संबंध के इतिहास का अध्ययन परंपरागत रूप में कम ही हुआ है। लेकिन यही बात समाजशास्त्रियों की रुचि का प्रमुख क्षेत्र बनी। हालांकि आजकल इतिहास काफ़ी हद तक समाजशास्त्री हो गया है और सामाजिक इतिहास तो इतिहास की विषय वस्तु है। यह शासकों के कार्यों, युद्ध एवं राजतंत्रवाद के बजाय सामाजिक प्रतिमानों, लिंग संबंधों, लोकाचार प्रथाओं एवं प्रमुख संस्थाओं का अध्ययन करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समाजशास्त्र और मनोविज्ञान ये कैसे समाजशास्त्र ये दोनों मिलकर कैसे समाज को समझते हैं, जानते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। ये देखेंगे हम। मनोविज्ञान को प्रायः व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह मुख्यतः व्यक्ति से संबंधित है। यह उसकी बौद्धिकता एवं सीखने की प्रवृत्ति, अभिप्रेरणाओं एवं याददाश्त, तंत्रिका प्रणाली एवं प्रतिक्रिया का समय, आशाओं और डर में रुचि रखता है। सामाजिक मनोविज्ञान जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है, अपनी प्राथमिक रुचि एक व्यक्ति में रखता है, लेकिन उसका इस बात से सरोकार रहता है कि व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक समूहों में सामूहिक तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है। समाजशास्त्र समाज में संगठित व्यवहार को समझने का प्रयास करता रहता है। यही वह तरीका है जिससे समाज के विभिन्न पक्षों द्वारा व्यक्तित्व को आकार मिलता है। उदाहरण के लिए आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, उनका परिवार और नातेदारी संरचना, उनकी संस्कृति, मानव एवं मूल्य। यह याद करना रुचिकर होगा कि दुर्खाइम, जिन्होंने आत्महत्या के अपने प्रख्यात अध्ययन में समाजशास्त्र को स्पष्ट पद्धति एवं विषय क्षेत्र में स्थापित करने की चेष्टा की, इसमें उन्होंने उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत उत्कंठाओं को बाहर ही रखा जिन्होंने आत्महत्या की या इसकी चेष्टा की। यह उस सांख्यिकी आंकड़ों के लिए किया गया जो उन व्यक्तियों की कई सामाजिक विशेषताओं से सरोकार रखते थे। अभी हमने पढ़ा समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, इनके बीच क्या संबंध है। अब हम देखेंगे समाजशास्त्र एवं सामाजिक मनोविज्ञान। अभी आपने सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा कि सामाजिक मनोविज्ञान कहाँ से निकल के आता है और यह समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है। तो अब हम देखने जा रहे हैं समाजशास्त्र एवं सामाजिक मनोविज्ञान ये कैसे समाज को समझते हैं और परिभाषित करते हैं। अधिकांश देशों में मानव विज्ञान में पुरातत्व विज्ञान, भौतिक मानवविज्ञान, सांस्कृतिक इतिहास, भाषा की विभिन्न शाखाएं और सामान्य समाजों में जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन शामिल है। यहाँ हमारा सरोकार सामाजिक मानवविज्ञान और सांस्कृतिक मानवविज्ञान से है, क्योंकि यह समाजशास्त्र के अध्ययन के एकदम निकट है। समाजशास्त्र को आधुनिक जटिल समाजों का अध्ययन समझा जाता है, जबकि सामाजिक मानवविज्ञान को सरल समाजों का अध्ययन समझा जाता है। हमने पहले देखा है कि प्रत्येक विषय का अपना इतिहास अथवा जीवनी होती है। सामाजिक मानव विज्ञान का विकास पश्चिम में उन दिनों हुआ जब यह माना जाता था कि पश्चिमी शिक्षित सामाजिक मानव विज्ञानियों ने गैर यूरोपीय समाजों का अध्ययन किया, जिनको प्रायः विजातीय, अशिष्ट और असभ्य समझा जाता था।
जिनका अध्ययन किया गया और जिनका अध्ययन नहीं किया गया था उनके बीच के असमान संबंध पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं की गई। लेकिन अब समय बदल गया और अब वे मूल निवासी विद्यमान हैं, चाहे वे भारतीय हैं या सूडानी, नागा हैं या संथाल, जो अब अपने समाजों के बारे में बोलते हैं और लिखते हैं। अतीत के मानव विज्ञानियों ने सरल समाजों का विवरण तटस्थ वैज्ञानिक तरीके से लिखा था। प्रत्यक्ष व्यवहार में वे लगातार उन समाजों की तुलना आधुनिक पश्चिमी समाजों से करते रहे थे जिसे वे एक मानदंड के रूप में देखते थे। अन्य परिवर्तनों ने भी समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान की प्रकृति को पुनः परिभाषित किया है। जैसा कि हमने देखा, आधुनिकता ने एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की जिसमें छोटे से छोटा गांव भी भूमंडलीय प्रक्रियाओं से प्रभावित हुआ। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है उपनिवेशवाद। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारत के अत्यधिक दूरस्थ गांवों ने भी अपने प्रशासन और भूमि कानूनों में परिवर्तन, अपने राजस्व उगाही में परिवर्तन और अपने उत्पादक उद्योग को समाप्त होते हुए देखा था। समकालीन भूमंडलीय प्रक्रियाओं ने दुनिया के इस प्रकार सिकुड़ने को और ज़्यादा बल प्रदान किया। एक सरल समाज का अध्ययन करते समय यह मान्यता थी कि यह एक सीमित समाज था। हम जानते हैं कि आज ऐसा नहीं है। क्रियाकलाप 9 कहता है कि जानकारी प्राप्त कीजिए कि इतिहासकारों ने कला, क्रिकेट, कपड़े, फैशन, वास्तुकला एवं भवन विन्यास के इतिहास के बारे में किस प्रकार लिखा है। दोस्तों, आप लोग इस क्रियाकलाप को, सारे क्रियाकलापों को ध्यान से करिएगा और क्रियाकलाप 10 भी देख लेते हैं। मालूम कीजिए कि असम के चाय बागानों में काम करने वाले संथाल जाति के श्रमिकों के पूर्वज भारत में कहाँ से आए थे। असम में चाय की खेती की शुरुआत कब हुई? क्या अंग्रेज उपनिवेशवाद से पहले चाय पीते थे? दोस्तों, इन सब जानकारियों की आप पड़ताल करिएगा और अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक मानव विज्ञान द्वारा सरल व निरीक्षर समाजों पर किए गए परंपरागत अध्ययन का प्रभाव मानव विज्ञान की विषय वस्तु और विषय सामग्री पर पड़ा। सामाजिक मानव विज्ञान की प्रवृत्ति समाज, मतलब कि सरल समाज के सभी पक्षों का एक समग्र में अध्ययन करने की होती थी। अभी तक जो विशेषज्ञता प्राप्त हुई है वह क्षेत्र पर आधारित थी। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप समूह, नूअर अथवा मेलेनेशिया। समाजशास्त्री जटिल समाजों का अध्ययन करते हैं, अतः समाज के भागों जैसे नौकरशाही या धर्म या जाति अथवा एक प्रक्रिया जैसे सामाजिक गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक मानव विज्ञान की विशेषताएं थी: लंबी क्षेत्रीय कार्य परंपरा, समुदाय जिसका अध्ययन किया उसमें रहना और अनुसंधान की नृजाति पद्धतियों का उपयोग। समाजशास्त्री प्रायः सांख्यिकी एवं प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण पद्धति एवं संख्यात्मक आंकड़ों पर निर्भर करते थे। 5वें अध्याय में आप इन परंपराओं के बारे में और ज़्यादा विस्तार से जान पाएंगे। आज एक सरल और जटिल समाज में अंतर को स्वयं एक बड़े पुनर्विचार की आवश्यकता है। भारत स्वयं परंपरा और आधुनिकता का गांव और शहर का भारत स्वयं परंपरा और आधुनिकता का गांव और शहर का, जाति और जनजाति का, वर्ग एवं समुदाय का एक जटिल मिश्रण है। गांव राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बसे हुए हैं।
गांव राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बसे हुए हैं। कॉल सेंटर देश के विभिन्न कस्बों में यूरोपीय और अमेरिकी ग्राहकों की सेवा करते हैं। भारतीय समाजशास्त्र दोनों परंपराओं से सार ग्रहण करने में काफ़ी उदार रहा है। भारतीय समाजशास्त्री अक्सर भारतीय समाजों के अध्ययन में केवल अपनी संस्कृति का नहीं बल्कि उनका भी अध्ययन करते हैं जो उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यह शहरी आधुनिक भारत के जटिल अंतर करने वाले समाजों के साथ साथ जनजातियों का भी एक समग्र रूप में अध्ययन कर सकता है। इस बात का डर बना रहता था कि सरल समाजों के अध्ययन होने से सामाजिक मानव विज्ञान अपनी विशिष्टता खो देगा और समाजशास्त्र में मिल जाएगा। हालांकि दोनों विषयों में लाभदायक अंतः परिवर्तन हुए हैं और आजकल पद्धतियों एवं तकनीकों को दोनों विषयों से लिया जाता है। राज्य और वैश्वीकरण के मानव विज्ञानी अध्ययन किए गए हैं जो कि सामाजिक मानव विज्ञान की परंपरागत विषय वस्तु से एकदम अलग है। दूसरी ओर समाजशास्त्र भी आधुनिक समाजों की जटिलताओं के अध्ययन के लिए संख्यात्मक एवं गुणात्मक तकनीकों, समष्टि और व्यष्टि उपागमों का उपयोग करता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हम इस पर चर्चा 5वें अध्याय में भी जारी रखेंगे क्योंकि भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में अति निकट का संबंध रहा है। दोस्तों, अध्याय तो खत्म हुआ, चलिए शब्दावली भी देख लेते हैं। चलिए जानते हैं पूंजीवाद क्या चीज़ है। आर्थिक उद्यम की एक व्यवस्था जो कि बाजार विनिमय पर आधारित है। पूंजी से आशय है कोई संपत्ति जिसमें धन, भवन एवं मशीनें आदि शामिल हैं जो बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग की जाती है अथवा बाजार में लाभ कमाने के उद्देश्य से विनियोग की जा सकती है। यह व्यवस्था उत्पादन के साधनों और संपत्तियों के निजी स्वामित्व पर आधारित है। द्वंद्वात्मक, इसकी क्या परिभाषा है? इसकी यह परिभाषा है कि सामाजिक ताकतों के विरोध की क्रिया या उनकी विद्यमानता जैसे सामाजिक बाध्यता और व्यक्तिगत इच्छा के बीच द्वंद्व। अनुभविक अन्वेषण, समाजशास्त्री अध्ययन में दिए गए किसी भी क्षेत्र में की जाने वाली तथ्यपरक जांच को अनुभविक अन्वेषण कहते हैं। नारीवादी सिद्धांत, एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से जो सामाजिक विश्व का विश्लेषण करते समय लिंग की महत्ता को केंद्र में रखने पर बल देता है। यद्यपि इस सिद्धांत के कई तत्व हैं लेकिन उन सबका एक सरोकार है, समाज में लिंग के आधार पर होने वाली असमानता की व्याख्या करना एवं उससे दूर करने के लिए कार्य करना ही नारीवाद सिद्धांत कहलाता है। समष्टि समाजशास्त्र, बड़े समूहों, संगठनों अथवा सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन ही समष्टि समाजशास्त्र कहलाता है। चलिए अब देखते हैं व्यष्टि समाजशास्त्र। आमने सामने की अंतरक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि समष्टि समाजशास्त्र मतलब कि व्यापक नज़रिया और व्यष्टि समाजशास्त्र मतलब कि विषय क्षेत्र मतलब संकीर्ण नज़रिया मतलब फेस टू फेस। सामाजिक बाध्यता एक शब्द जो इस तथ्य को दर्शाता है कि हम जिन समूहों और समाजों के हिस्से हैं वे हमारे व्यवहार को अनुकूलता के हिसाब से प्रभावित करते हैं। मूल्य, व्यक्ति या समूहों द्वारा माना जाने वाला विचार कि क्या जरूरी है और क्या सही है, क्या अच्छा है या बुरा। विभिन्न मूल्य मानव संस्कृति की विभिन्नता के मुख्य पक्षों को दर्शाते हैं। दोस्तों, अध्याय खत्म हुआ। चलिए नमस्कार, और वीडियो को आप लोग लाइक करिए
और भी लोगों के पास शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारे क्लास को ले पाएँ। दोस्तों, मेरा मुख्य मतलब इस वीडियो क्लास को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन लोगों ने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, उनके अंदर हिचक है, वो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो एक बार मेरे इस वीडियो क्लास से जुड़कर अपने अंदर की झिझक दूर कर सकते हैं। और उन स्टूडेंट के लिए भी जिन्होंने एनसीईआरटी किताब तो पढ़ी है, लेकिन अब उनको रिवीजन के लिए कम समय चाहिए और वो किताब से बचना चाह रहे हैं, तो उनके लिए है कि ये मेरा रिवीजन क्लास ले सकते हैं। क्योंकि मैं बीच बीच में व्याख्या ज़्यादा नहीं करता हूँ, इसीलिए कि आपको रिवीजन में कम समय लगे, और चूँकि आप पढ़े हुए हैं पहले से ही हैं, तो एक सरसरी नज़र में रिवीजन आपका हो जाए। आप इसको किसी भी समय कर सकते हैं, खाना खाते पीते, नहाते नहीं, खाना खाते पीते, उठते बैठते, आते जाते, कहीं भी किसी भी वक्त आप इस क्लास को ले सकते हैं। मेरा पर्पज़ यही है मुख्य। आप लोग अधिक से अधिक लोगों के पास मेरे वीडियो शेयर करिए, और मैं एनसीईआरटी के सारे विषयों के सारे बुक सब अपलोड करूँगा। इसी तरह से अभी शुरुआत है, और धीरे धीरे मैं और इम्प्रूव करूँगा कि आपको और अच्छे तरीके से, अच्छी तरह से समझा पाऊँ, बता पाऊँ, और मैं अध्याय को अच्छे तरह से व्यक्त कर पाऊँ। धीरे धीरे मैं अपने आप में इम्प्रूव कर रहा हूँ और कर लूँगा। और आप लोगों का मुझे साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो को शेयर करिए, और जितने भी लोग हैं एनसीईआरटी पढ़ने वाले, सबके पास पहुंचाइए हमारे वीडियो को। और अब तो यूपी बोर्ड में भी यही एनसीईआरटी बुक चलने लगा है, तो वो उनको भी ज़रूरत होगी हमारे किताबों की, तो उनको भी शेयर करिए, वो भी क्लास को लें और अपने अंदर की झिझक को दूर करें और एनसीईआरटी से लगाव करें। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अब मिलते हैं अगले अध्याय में।